माइक तो ठीक है। तो चलो, आज का टॉपिक तुम लोग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CAG। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तुम्हारा क्या करता है, भारत की जो है पूरी लेखा जोखा रखता है। ये अलग डिपार्टमेंट है। इसका मेन काम है तुम्हारा भारत की जितनी भी है लेखा जोखा वाला काम है ना, सब यही डिपार्टमेंट, यही हेड होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो इसकी अनुच्छेद की बात करते हैं, यानी कि आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल इसका आ जाता है तुम्हारा 148 से लेकर 151। 148 से लेकर 151। एक एक पॉइंट में आप लोग को मतलब कि जितना भी पॉइंट होता है, जितना भी आर्टिकल VVI सब बता देंगे तुमको। इंपॉर्टेंट यहाँ से है, सवाल बन जाएगा एक तो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो, एक तुम्हारा सवाल बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलो अब एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सारा पॉइंट आता है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 148 से लेकर 151 के अंतर्गत केज से संबंधित प्रावधान है। कहना है मतलब कि 148 से लेकर 151 के बीच का जो आर्टिकल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा केग के बारे में ही बताएगा, CAG के बारे में, और कुछ नहीं बताएगा। चलो, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, जो ऑडिटर जनरल की जो एक व्यवस्था आता है सिस्टम में हमारे भारत के पूरा रेगुलेट करने में, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में केग की बहुत अहम भूमिका होता है। ये बहुत बड़ा एक तुम्हारा अंग है ना। आगे आता है, भारत में केग का पद एक ऐसे संवैधानिक इकाई है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय दायित्व और संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेष प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। देखो ये क्या करता है, पॉइंट बोलता है कि ये एक ऐसी पद है, यानी कि एक ऐसा पोस्ट है जो कि क्या करते हैं, ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि आपका संविधान का भी एक इकाई है। कहने का मतलब है ये जो है आपका संवैधानिक बॉडी हो गया। क्या हो गया, संवैधानिक बॉडी हो गई। संविधान का ये क्या है, अंग आ जाता है ना, स्टेटुटरी बॉडी के अंतर्गत आया। ध्यान रखना, स्टेटुटरी बॉडी हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, कुछ कुछ मतलब पूछा जाता है, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग तुम्हारा क्या है, गैर संवैधानिक बॉडी है, उसका संविधान में उल्लेख कहीं नहीं है ना। तुम्हारा जो बना है नीति आयोग ना, नीति का गठन किया गया कब, 1 जनवरी तुम्हारा 1 जनवरी तुम्हारा 2015 को इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 2015 का, तो ये तुम्हारा क्या था, इससे पहले वो क्या योजना आयोग का तुम्हारा प्रारूप चल रहा था। योजना आयोग का ध्यान रखना, योजना आयोग का प्रारूप चल रहा था, जो कि योजना आयोग में हम लोग क्या फाइनेंशियल ईयर, जैसे क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान हम लोग लाते थे। 5 वर्षों में भारत को किधर लेके जाना है, 5 वर्षों में 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ये तुम्हारा योजना आयोग का देन था, योजना आयोग का देन था। तो इसमें तुम लोग भारत की क्या बोलते हैं, 5 वर्षीय तुम्हारा एक योजना आता था कि 5 वर्षों में भारत को किधर लेके जाना है। अब जब हमारा क्या बोलते हैं, हमारा नरेंद्र मोदी जी का सरकार बैठा, ठीक है, तो उनकी सरकार में ही मतलब कि क्या हो गया, पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के सरकार में ही तुम्हारा क्या किया, सरकार में ही तुम्हारा नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को ये पूरी तरह से लागू हो गया कि भैया योजना, ये रिप्लेस कर दिया, इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये वाला हमारा खत्म। अभी तक टोटल कितना अगर पूछ जाए तो तुम लोग को टोटल 5 टाइम्स जो ये पंचवर्षीय योजना आ चुका है ना, 5 टाइम्स पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है। 5 टाइम्स बोलते, सॉरी 12 टाइम्स, मतलब कि 12 बार जो ये पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है।
उसके बाद देन अवरी तुम्हारा क्या आ गया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी तुम लोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाएगा। ये तुम्हारा छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, रेलवे वगैरह में पूछ देगा। चलो अगला पॉइंट है तुम्हारा, इस पद का जन्म इंग्लैंड में हुआ तथा भारत में सन 1919 से यहाँ पर विद्यमान है। देखो इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था, जन्म ओरिजिन कहाँ हुआ, कैग का जो है ओरिजिन कहाँ हुआ था, ओरिजिन तुम्हारा क्या हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ये तुम्हारा किसका है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में हुआ। ये कहने का मतलब हम लोग यहाँ ब्रिटिश सरकार से इसको हम लोग क्या किए हैं, बोरो किए हैं। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को। और ये कब इसको बनाया, 1919 में लाया। डेट भी याद रखना है। ये पद जो तुम्हारा, ये पोस्ट जो आया तुम्हारा कब आया, 1919 में आया, और इंग्लैंड में ही जन्म हुआ। और उस समय क्या था, 1919 में तुम्हारा क्या, भारत इंग्लैंड के अधीन था, हम लोग कब्जे में थे, शासन थे, गुलाम थे। तो उसी समय ये पद तुम्हारा जन्म लेता है। क्यों जन्म लेता है, तो तुम्हारा जितना भी संसदीय उत्तरदायित्व होता है, उनकी उत्तरदायित्व कोई लेखा जोखा ये रखता है, समझा। संसदीय और संघीय, ध्यान रखना, यूनियन और तुम्हारा क्या, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री, यूनियन और पार्लियामेंट्री दोनों का तुम्हारा क्या करता है, ये लेखा जोखा रखने का काम करता है। इसका काम ही है तुम्हारा लेखा जोखा, किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, कौन किधर व्यय कर रहा है, मतलब कौन किधर एक्सपेंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कहाँ सरप्लस है कहाँ नहीं है, ये सारा लेखा जोखा करने का काम इसी के पास आता है। यही एक पोस्ट है, यही रखता है तुम्हारा। ये बहुत भारत का एक अहम पद होता है। अगर ये सही से लेखा जोखा नहीं रखे तो भारत की जो दुर्दशा होगा वो तुम्हारा कहा नहीं जा सकता। तो ये जो तुम्हारा ये बंदा जो भी इस पद पर बैठेगा उसकी बहुत बड़ी दायित्व होता है, ठीक है, जानकार होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, तभी जाके इस पद पर जाकर बैठा जाता है। इसीलिए कोई भी वैकेंसी का तुम लोग फॉर्म भरो, एग्जाम दो, पास होगी, सिलेक्शन होगी, तो तुम लोग को 5 साल के बाद ही प्रमोशन मिलता है, 5 साल 10 साल। क्यों, क्योंकि उस क्षेत्र में तुम्हारा क्या हो गया, अनुभव हो गया। तो अनुभव के आधार पर क्या होता है, जैसे ही अफसर लोग उनका भी प्रमोशन होता है ना, जैसे ही उनका प्रमोशन हुआ तो नीचे में जो उनके क्या बोलते प्रिय होते हैं और थोड़ा सा अनुभवी होते हैं, जानकार होते हैं, उनको क्या करता है, वो पोस्ट को क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि ये क्लर्क से है तो इनको अगला पोस्ट के लिए रिकमेंड कर देता है कि भैया इसके पोस्ट के लिए रिकमेंड कर दीजिए। तो इससे तरह से तुम्हारा पोस्ट जैसे ही इंक्रीज होगा तो सब चीज, सैलरी वगैरह सारा चीज तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला है तुम्हारा, संविधान निर्माताओं द्वारा कैग को एक प्रहरी की भूमिका सौंपी गई है। प्रहरी का मतलब समझती है, गार्ड, प्रहरी, यही तो बात है। सुरक्षा प्रहरी अगर हम बोल दें, सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी का मतलब क्या होगा, है सुरक्षा प्रहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं रे, सिक्योरिटी गार्ड, है ना। तो देखो अभी भी तुम लोग क्या हो गया, इंग्लिश को ज्यादा समझ पा रही है ना, हिंदी थोड़ा सा कम, इसीलिए बोलते हैं हिंदी जब शुद्ध हिंदी आता है ना तो अच्छे अच्छे की क्या होती, फट जाती है। तुम कितनो पढ़ लो, कितनो पढ़ लो तुम, अभी तुम लोग पढ़ रही क्या, हिंदी इंग्लिश पढ़ रही, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रही। हिंदी के साथ साथ तुम लोग इंग्लिश की मात्रा अगर नहीं समझाया जाए तो तुम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर से पार कर देंगे, ऊपर ऊपर पार हो गया भैया। शुद्ध हिंदी भी बोल दें तुम लोग को तो भी दिक्कत हो जा रहा है, या शुद्ध इंग्लिश भी बोल दें तो भी दिक्कत हो जा रहा है। तो अभी का जनरेशन जो है, अभी का जनरेशन जो है कौन सा टॉपिक पर चल रहा है, वो हिंदी इंग्लिश में चल रहा है। उसको चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश की मात्रा वाला वर्ड चाहिए, तभी वो समझ पा रहा है।
तो कुल मिला के ना उधर के रहा है ना इधर के रहा है, बीच में पटक गया है। जैसे चाइना लोग ग्रो क्यों करता है, चाइना देश ग्रो क्यों करता है, देखना चाइनीज ऐप जितना भी आएगा ना तुम्हारा, तो चाइनीज ऐप जब भी आता है तो तुम लोग देख लेना उसका अपना एक लैंग्वेज होता है। एक लैंग्वेज चाइनीज हो गया, दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश रखता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होने के नाते क्या होता है, ये पूरी वर्ल्ड ओवर, तुम्हारा वर्ल्ड ओवर में चल पड़ा था। ठीक है, तो चाइना भी समझ रहा है, अगला देश भी समझ रहा है, इंडिया भी समझ रहा है, तो इंग्लिश हो गया। अब प्लस क्या करता है, चाइना जो होता है ना अपना लैंग्वेज में ही बनाता है। चाइना का सबसे बड़ा तुम्हारा ये खासियत है, चाइना जब भी बनाएगा ना वो अपना लैंग्वेज में ही बनाएगा, जब भी बनाएगा वो अपना लैंग्वेज में ही बनाता है। तुम पढ़ के दिखा दो अब उसका लैंग्वेज में। अभी ट्रांसलेटर बहुत सारा गूगल में दे दिया है, जिसके वजह से तुम हिंदी में टाइप करें आई एम हियर, तो वो चाइना में टाइप करके दे देगा, उसको पोस्ट करेगी तो उसको समझ में आएगा चाइनीज में। जैसे तुम लोग को बताएं संसद में, ठीक है, वो जो माइक लगा के रखी है, जैसे हम यहाँ पर माइक लगा के रखे हैं अभी, ठीक है, तो हम लोग कान में से माइक लगा के जो रखता है तो क्या है, ट्रांसलेटर ही है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है ना। तो बात वही समझो कि भाई अभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपना लैंग्वेज फॉलो कर नहीं रहे, हिंदी में तो बन नहीं रहा है कोई ऐप, सारा ऐप तुम्हारा इंग्लिश में बनता है। ठीक है, उसमें तुम्हारा ट्रांसलेटर के तौर पर ऑप्शन चूज दे दिया जाता है कि इंग्लिश हिंदी, और लेकिन ज्यादातर देखो तुम लोग ऐप भी इंस्टॉल करेगी बहुत मतलब कि ना जानती है तब वो हिंदी चूज करती है ना। लेकिन तुम लोग अगर जानते ही थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन तक ले गई है, तो तुम लोग हमेशा ऑप्शन जब भी चूज करेगी, इंस्टॉल करेगी कोई ऐप, तो उसमें देखना तुम लोग क्या करती है, इंग्लिश से चूज करती है ना। भले बुझाए चाहे नहीं बुझाए, लेकिन इंग्लिश चूज करके बैठी रहेगी, अगला स्लाइडिंग के लिए अगला नेक्स्ट में चल जाएगी, है ना, करती है ना। बाद में नहीं समझ में आए तो इसका हिंदी हम कर लेंगे, तो ये होता है। तो हमारा लैंग्वेज में भी कोई बना नहीं है, अगर हमारी लैंग्वेज में बनना स्टार्ट हो जाए ना, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा लैंग्वेज में अगर बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर दूसरा देश वाला पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको क्या करना होगा, हमारा लैंग्वेज पढ़ाना पड़ जाएगा। इसीलिए अगर जब हमारा लैंग्वेज पढ़ाना पड़ जाए तो उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एक नया पार्ट, हमारा पार्ट हिंदी वाला तुम्हारा क्या उनको पढ़ना पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा सुरक्षा तुम्हारा क्या होता है, देश को मिल सकता था। लेकिन हम लोग नहीं, इंडिया वाले थोड़ा सा हते हैं चापलूसी टाइप के, चापलूसी के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को, बहुत सारे लोग हैं, कोई मतलब कि देखो दिल पर नहीं लेना, कहने का मतलब बहुत सारा पैसा के चक्कर में तुम्हारा अपना जमीर भी बेच देता है। इसी के वजह से हम लोग क्या होते हैं, ज्यादातर इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, यही था। और हम लोग मातृभाषा के नाम पर सिर्फ जानते हैं कि हिंदी है, बाद बाकी लैंग्वेज जो है ज्यादातर इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, अभी का डेट में हमको बता दो, कोई भी माता पिता सरकारी स्कूल कितना भी खुला रहे, वो सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाह रहा, काहे, क्योंकि भाई उसकी जो स्टैंडर्ड है अगले के साथ मैच नहीं कर पाता है। समाज में जब उस चीज का अभाव देखा जाता है तो क्या करता है, बच्चा भी थोड़ा क्या हीनता महसूस करता है, डिमोटिवेट महसूस करता है, तो मम्मी को सुनाती है या सुनाता है, तुम लोग ऐसे ऐसे, मम्मी हम लोग को ये ओहदा दिया ही नहीं जाता, हीन भावना से देखा जाता है। इसी कारण क्या होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं अब नीचे तबके के कितनों हैं, लेकिन माता पिता क्या चाहेगी, हमारे बाल बच्चे जो हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, तो उन लोग भी कष्ट करके क्या करते हैं, तुम लोग को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा देते हैं ताकि तुम लोग कुछ पढ़ो। लेकिन प्राइवेट स्कूल की इतनी मनमानी चलती है कि भाई वहां पर एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास जाते जाते कर तो लेती है, माँ बाप तो तुम्हारा एक्सपेंस खर्च तो कर लेता है एक दो तीन क्लास, लेकिन पांच क्लास के बाद अगर नहीं एक्सपेंस खर्च कर पाया तो वहां से क्या गया, तुमको फिर वहां से ड्रॉप करवा देता है। अब फिर ड्रॉप करेगी तो कहाँ जाएगी, फिर सरकारी स्कूल जाएगी। अब वहां पढ़ी कुछ दूसरा सिलेबस इंग्लिश में, और तुम सरकारी स्कूल में आएगी तो कुछ दूसरा सिलेबस पढ़ेगी, तो फिर कहाँ मैच किया तुम्हारा, है ना। यही प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे यहाँ पर दोहरा व्यवस्था चल रहा है, एक इंग्लिश एक हिंदी।
इंग्लिश वाले बच्चे अगर कुछ शुरू से मतलब देखो बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे शुरू से, तो वो क्या होता है इंग्लिश की ओर चले जाते हैं। और हिंदी वाले बच्चे ऐसा बात नहीं कि टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन वो हिंदी भाषा को ही समझ पाते हैं। ठीक है, विदेश वाले जो पढ़ते हैं इंग्लिश वो विदेश भागते हैं, और माता पिता को क्या करते हैं घर में छोड़ करके चले जाते हैं। माता पिता जिनका मेरा यहाँ का माता पिता भी थोड़ा सा गर्व महसूस करता है कि हमारा बच्चा यूएस में पढ़ रहा है, लेकिन वाकई में होता क्या है, यूएस में तो पढ़ रहा है लेकिन उनकी माता पिता क्या है, यहाँ है। और पता चला जब बुढ़ारी के समय आता है ना, तो उनकी माता पिता को कहाँ भेज दिया जाता है, अपना माता पिता को ओल्ड एज होम, है ना। ओल्ड एज होम बोले तो वृद्धा आश्रम भेज दिया जाता है कि माँ हम 10,000 20,000 रुपया आपको महीना में भेज दिया करेंगे, अब प्लस जो वृद्धाश्रम का चार्ज है वो भी पैसा मिल जाएगा, तो आप लोग वहीं रहिए। अरे बुढ़ारी के समय में माता पिता को सबसे जरूरत क्या होता है, अपने औलाद का जरूरत होता है। ठीक है, औलाद का सबसे ज्यादा स्नेह चाहिए उसको बुढ़ारी में, लेकिन बुढ़ारी में क्या करता है हम लोग ओल्ड एज में डाल दिया, प्लस अपना जवानी अभी चल रहा है तो भाई यूएस हो गया, कहीं भी फॉरेन में अपना काम कर रहा है, वाइफ के साथ बच्चों के साथ बोल आपका ढलाव में ढल गए हैं। तो माता पिता यहाँ पर इंडिया का सब फैकल है यहाँ। अगर उनकी पेरेंट्स बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, ठीक है, बहुत अच्छा से हाई क्वालिफाइड है, तो उनके माता पिता भी उनके साथ एडजस्ट होंगे, समझेंगे उस बात को। लेकिन अगर नीचे तबके का गए हैं, थोड़ा सा मिडिल क्लास के फैमिली से गए हैं, तो उनकी माता पिता क्या हो गए, यहीं रह जाएंगे, और थोड़ा सा मिडिल क्लास अब हायर क्लास में चले गए हैं भाई, तो बात तो बड़ी हो जाएगी वहां पे। इंग्लिश टॉकिंग, लोगों के साथ रहन सहन, उठना बैठना कुछ अलग होता है, चेंजिंग होता है। जैसी तुम माहौल चेंजिंग करेगी, चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगी। चलो टॉपिक पर आते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, तो इसका जन्म हुआ 1919 में, और ये तुम्हारा इंग्लैंड का देन हुआ। देखो भीमराव अंबेडकर के अनुसार केग को भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में देखा गया है। भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो हमारे ये संविधान निर्माता थे, इन्होंने क्या किया इस पोस्ट को लेकर, यानी केग का पोस्ट को लेकर क्या क्या कि बोला कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्या बोलता है, एक पद है। अगर ये पद नहीं रहे इंडिया में तो तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा क्या होगा, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। इसलिए ऐसा तुम्हारा स्टेटमेंट किसका कहना है, हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को। और तुम लोग अच्छी तरह से जानती है भीमराव अंबेडकर कौन है, इनकी रोल क्या है, सब तुम लोगों को बता दिया गया है ना। तो चलो अगला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कहने का मतलब अगर इसकी हिस्ट्री पृष्ठभूमि देखा जाए, तो हिस्ट्री पृष्ठभूमि देखते हैं तो भाई पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोग याद रखना कि भारत में लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना सन 1853 में हुई थी। देखो ये केग वाला जो विभाग है ना, इसकी भारत में सबसे पहले जो स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी, 1853 में। हिस्ट्री बताता है इसका। फिर सबसे पहले भारत में अगर केग की व्यवस्था देखा जाए, इसकी स्थापना की व्यवस्था देखा जाए, तो ये तुम्हारा जो है तुम्हारा कब हुआ था, 1853 में हुआ था, है ना। अगला है तुम्हारा 16 नवंबर 1860 में भारत का पहला केग नियुक्त किया गया। और जब 1853 में जब हुआ तो इंडिया का पहला केग कब नियुक्त हुआ था, ये तुम्हारा 1860 में। ध्यान रखना 1860 में पहला तुम्हारा केग नियुक्त किया गया इंडिया का। एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1853 में, लेकिन तुम्हारा पहला जो है ये केग बना इंडिया का, अपना आदमी इंडिया का, वो 1860 में बना था। चलो अगला पॉइंट तुम लोग का है, तुम्हारा सन 1919 के अधिनियम के तहत एक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। निकाय का मतलब समझती है, 1919 में तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक बॉडी बना। निकाय मतलब बॉडी, देश के तुम्हारा आर्थिक व्यवस्था में जो है, आर्थिक में मदद करने वाला एक क्या बोला, बॉडी बन गया, यानी देश को सपोर्ट करने वाला एक अंग बन गया। ये हो गया तुम्हारा क्या, एक
निकाय, इसका योगदान क्या है, देश की भूमिका में बहुत अहम भूमिका रहा। समझे, ये तो तुम्हारा हो गया निकाय। इसीलिए 1919 में तुम्हारा इंग्लैंड ने क्या किया, इसको जन्म दिया कि ये पद जो है थोड़ा सा हमारे क्या बोलते हैं पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। तब इसका एक जन्म दिया कि भाई हमारे पास एक ऐसा पद होना चाहिए कि भाई जो हमारे पूरी लेखा व्यवस्था को सुचारू रूप से लेखा जोखा रखे अच्छी तरह से। तो ये 1919 में क्या आ गया, निकाय बन गया। हालांकि इसका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में 1853 में हुआ था और पहला जो केग बना वो 1860 में बना, लेकिन पूरा बॉडी बनने में इसको क्या लगा 1919 के में इसका पूरा बॉडी को एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया बॉडी के तौर पर, निकाय के तौर पर, है ना। और देने वाला कौन था, इंग्लैंड। उस समय इंग्लैंड का ही शासन चल रहा था। अगला बोलता है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन इस पद के स्तर एवं महत्व में वृद्धि कर गया। जब हमारा एक अंग्रेज लोग जब आया था भारत शासन अधिनियम लेकर, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम लेकर आया 1935 का, तो इस ये जो पद जो हुआ वो बहुत इसकी पद और जो इसकी पावर जो है ना वो तुम्हारा क्या हो गया, इसमें वृद्धि कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने लगा। भारत शासन अधिनियम तुम्हारा क्या 1935 जब लाया गया, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा, समझे। इसलिए इंडिया में ये वाला पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, पूरी लेखा जोखा ही रखता है, पूरा लेखा जोखा जितना वित्तीय व्यवस्था है ना, चाहे वो संसदीय का हो चाहे पूरे राष्ट्र की ये वित्तीय व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था तुम्हारा इसके पास रहता है, केक के पास बता देगा कि भैया हमारा इस बार बजट में किधर जा रहे हैं, एक्सपेंस की ओर जा रहे हैं कि सरप्लस की ओर जा रहे हैं, ठीक है। चलो अगला है तुम्हारा सन 1953 में भारतीय संसद द्वारा केग के कार्यकाल एवं संघ शर्तों को निर्धारित करने के संबंध में अधिनियम पारित हुआ। देखो क्या करता है कि 1953 का बात करता है, 1953 में क्या किया है, एक अधिनियम पारित करता है, ठीक है, एक अधिनियम पारित करता है कि संसद द्वारा केग के कार्यकाल एवं संघ शर्तों कि केग का कार्यकाल आखिर होना क्या चाहिए, इस पद पर जो भी बैठे तो अधिकतम कितने सालों के लिए बैठेगा और इनकी जो है तुम्हारा शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त मतलब कि टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए भैया इस पद का, पूरी ये तुम्हारा क्या संसद के द्वारा एक क्या हो गया 1953 में एक अधिनियम यानी कि क्या कानून पारित किया गया। तो अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति और कार्यकाल, ठीक है, कि नियुक्ति किस तरह होता है इसका और तुम्हारा कार्यकाल क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल भी बनेगा तुम्हारा कार्यकाल से। तो देखो कार्यकाल और नियुक्ति की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल होगा तुम्हारा कितना 6 वर्षों के लिए होता है या 65 वर्ष के लिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारा 6 वर्ष, ठीक है, कार्यकाल या 65 वर्ष, ध्यान रखना। इसको कितना वर्षों के लिए चूज किया जा सकता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वही होगा, पूरा जो पहले हो जाए वही होगा उसका कार्यकाल। मान लेते 6 वर्ष अगर पूरा हो रहा है, 65 साल अभी नहीं हुआ तो भी वो रिटायरमेंट हो जाएगा, समझे। इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठा रहेगा अगर 6 वर्ष पहले हो रहा 65 साल से पहले तो भी वो रिटायरमेंट हो जाएगा, अगर 6 साल बाद हो रहा है 65 वर्ष पहले भी हो जा रहा है ना तो भी ये बंदा क्या हो गया रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भाई जो जो पहले हो ये तुम्हारा पहले हो जाएगा, कहने मतलब 6 साल या 65 वर्ष जो मतलब होना चाहिए पहले हो जाए। चलिए अगला पॉइंट तुम्हारा बोलता है कार्यकाल के पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित कर वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। मान लो कि भाई किसी कारणवश इसको काम करने का मन नहीं लगा, ठीक है, इस व्यक्ति यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है इस पद पर उसको किसी कारणवश मान लो सेहदे खराब हो गया या तो किसी तरह से आकस्मिक मतलब कि जस्ट लाइक
कोई इनकी प्रॉब्लम आ गई, फैमिली प्रॉब्लम है, तो इस पद पर अगर ये त्याग पत्र देता है ना, त्याग पत्र देता है यानी कि रिजाइन मारता है, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, किसको संबोधित करके देगा, कि ये राष्ट्रपति महोदय को करेगा। किसको, ये प्रेसिडेंट को करेगा। किसको करेगा, प्रेसिडेंट महोदय को ही त्याग पत्र देगा उसको संबोधित करके, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो करता है कौन करता है, प्रेसिडेंट महोदय ही करता है। शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट महोदय ही दिलाता है। तो जो शपथ दिलाएगा वही तुम्हारा इसका क्या होगा, हेड बन जाता है। समझ जाना, क्या हुआ, क्या हुआ, नींद आ रहा है, नींद लग लो, पता चल जाएगा। अभी नहीं पढ़ेगी तो भाई 5 साल के बाद तुम लोग को जिंदगी फिर उसी तरह रहेगा जिस तरह नॉर्मल लाइफ जी रही है, किसी के अंडर में ही जिएगी, है ना। वो जैसा इन्फेक्शन करेगा वो तुम्हारा मानना पड़ जाएगा, और सेट हो जाएगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम तुम खुद रहेगी, उसको सेट कर सकती है क्या, कि भैया लाल हम कमाएंगे तो चलो, एक अगर सोच अच्छा रखी है तो हमसे नीचे भी मिल गया तो उसको हम सेट कर सकते हैं। अरे लड़कियां लोग भी बहुत कमाने लगी आजकल, और लड़के लोग अगर बेरोजगार बैठे हुए हैं तो लड़के लोग भी सपोर्ट करती है बहुत, ऐसा बात नहीं है। आज अच्छा अच्छा लड़कियां भी है फील्ड में कि अच्छा कमा रही है, और अच्छा लड़का मिलता है वो कितना भी नीचे का है तो उसको सपोर्ट करती है, और एक दूसरे से क्या बोलते हैं, समझदारी पूर्वक घर को चलाती है। ऐसा बात नहीं है, अभी तो लड़का लड़की दोनों समान हो चुकी है भाई, दोनों काम कर ले रही। पहले तुम्हारा था ये कि लड़की लोग काम नहीं कर सकती, घर से नहीं निकल सकती, अब नहीं, पूरी फ्रीडम है, इस चीज का फायदा उठाओ तुम लोग, लड़ो, फाइट करे, आगे बढ़ो, है ना। चलो अगला आ जाता है तुम्हारा, उसे पद से उसी प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखो केग का जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, अगर इसको हमको हटाना रहा, इसको क्या करना, हटाना रहा, इसको हमको हटाना रहा, तो इसकी प्रक्रिया जो हटाने की विधि क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो था, एससी का जो था ना, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम क्या था, हटाने का जो नियम है सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाने का नियम क्या था, तुम लोग बताए थे ना, बहुमत पारित करके 2/3 से और उसको हटा दिया जाता है। कब, कदाचार के मतलब कदाचार मतलब वो सही से अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर रहा होगा तब, या असमर्था के तौर पर, ये सब कुछ 3 पॉइंट हम तुम लोग को बताए थे इम्पोर्टेंट, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अगर देखा जाता है तो तुमको ये तुम्हारा पद से हटाया जा सकता है। समझ गई। चलो कार्य एवं शक्तियां की बात करते हैं, इनके मतलब कि जो वर्क करने का जो क्षमता है उसको देख लेते हैं, या साथ में इसका पावर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं, यानी कि इसकी वर्क क्या होगी और पावर क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। देखो संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार संसद द्वारा बताई गई विधि के अधीन केग द्वारा संघ तथा राज्यों एवं किसी अन्य प्राधिकार या निकाय के लेखाओं के संबंध में जांच की जाती है। देखो आर्टिकल 149, आर्टिकल क्या बोलता है, 149, आर्टिकल 149 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी जो कार्य होगी वो क्या होगी, इसका जो भी यूनियन की होगा या राज्य का होगा, ठीक है, दोनों यूनियन या स्टेट का, दोनों का जो है क्या बोलता है, ये क्या होगा, लेखा जोखा रख सकता है। इसका सबसे बड़ा है, यूनियन का भी रखता है और राज्य का भी लेखा जोखा रखता है। आर्टिकल तुम्हारा 149 में कहा गया, ठीक है, 149 में। चलो अगला है अनुच्छेद 151 की बात करते हैं। 151, 151 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 151 बोला जाता है कि अनुसार यह संघ तथा राज्यों की लेखाओं की संपरीक्षा
करता है तथा राष्ट्रपति या संबंधित राज्यों के राज्यपाल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है, पूरी जांच पड़ताल वर्ष में क्या करता है, पूरा अपना एक रिपोर्ट पेश करता है। कि क्या करता है, वर्ष में एक बार पूरी अपनी खाका तैयार करता है, पूरी राज्य का और स्टेट यूनियन का, और यूनियन का अगर पूरी रिपोर्ट पेश कर रहा है लेखा जोखा, तो ये किसको बताएगा, राष्ट्रपति को बताएगा। और स्टेट का पूरा खाका यानी रिपोर्ट पेश कर रहा है लेखा जोखा, तो वो किसको बताता है, राज्यपाल को बताता है कि एक साल में आप किधर भाग रहे हैं और आपकी देश किधर भाग रही है। समझ रहे हैं? तो इसलिए तुम्हारा कौन करता है, चेग का ही काम। बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, बहुत बारीकी से काम करता है ये बंदा। वेतनमान की बात करते हैं, इनकी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये क्या गवर्नमेंट बॉडी होगी है ना, गवर्नमेंट बॉडी है तो सैलरी भी बहुत अच्छा होता है। वेतन भारत के संचित निधि से देय होता है। देखो इसका वेतन कहां से मिलता है, संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड जो इसको बोलते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है इसकी सैलरी को, संचित निधि से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड से अगर राशि मिलता है, सैलरी मिलता है, तो कितना मिलता है, 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। कितना, क्योंकि सैलरी कितनी है, 2.5 लाख रुपया पर मंथ है अभी वर्तमान में। समझ गई, 2.5 लाख रुपए इस पद पर अगर बैठ गई तो 2.5 लाख रुपया डायरेक्ट तुमको मिलेगा पर मंथ। इसलिए बोलते हैं नीचे ग्रेड का पोस्ट में फाइट करो, कोई बात नहीं, अभी तुमको चाहिए सपोर्ट, चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच हमेशा ऊंचा रखो। पद पर जाएगी, पद पर जाएगी तो ओहदा भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगा। पावर जैसी तुम्हारे पास आएगी, समाज में बहुत बदलाव ला सकती है। पावर नहीं रहेगा, खुद तुम एक क्लर्क में हो, सिर्फ सुना सकती है कि भैया हम फलना जॉब करते हैं, उससे लोग खाली सुनेंगे, बाद बाकी क्या करेंगे, 10 दिन के बाद इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारा अगर पावर रहेगा, आईएएस बनी रहेगी, तुम्हारे पूरा डिस्ट्रिक्ट का भार रहेगा, तो पूरा लोग डिस्ट्रिक्ट का डरेंगे कि एक सिग्नेचर से उसकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है और आबाद भी कर सकती है। तो हमेशा पावर के लिए लड़ो, सोच हमेशा बड़ा रखो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रहकर अगर मर जाएगी तो ये सबसे बड़ा गुनाह तुम करेगी। ये बहुत बड़ा कोट है, ध्यान रखना। तुम्हारे पास माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप गरीब थे, ठीक है, उन्होंने किसी तरह से अपना जीवन यापन किया, लेकिन तुम्हारी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, एड़ी चोटी लगाकर तुमको पढ़ाया लिखाया। एड़ी चोटी लगाकर पढ़ाया लिखाया ना भाई, हाँ, लोअर क्लास से कितनों भी था, एड़ी चोटी लगाकर तुमको ग्रेजुएशन तक ले करवाया। ग्रेजुएशन करने का मतलब समझती है ना, ग्रेजुएशन करने का मतलब तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छा नॉलेज है शिक्षा का। ग्रेजुएशन क्यों बोला गया, 10वां क्लास और 12वां क्लास की बात नहीं है, ठीक है, 10वां क्लास 12वां क्लास सब अच्छा है, लेकिन ग्रेजुएशन अगर तुम लोग की है तो इसका मतलब कि बहुत अच्छा तुम लोग नॉलेज प्राप्त कर ली है। तो नॉलेज प्राप्त करने का मतलब क्या है, समझो, समाज में बदलाव इसी तरह से आता है। शिक्षा जिसके अंदर आ गया, समझ आ गया, तो वो समाज में तभी बदलाव ला पाएगा जब उसका माइंड सही तरीके से काम करेगा। दूसरी बात है, समाज में तभी तुम परिवर्तन ला सकती है जब तुम्हारे पास पावर होगा। तुम मिलकर दिखा दो डीसी से हमको, नॉर्मली मिलने के लिए जाएगी तो दिखा देगी। पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, 10 दिन से पहले तुमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि डीसी महोदय कब आते हैं, कब नहीं आते, कब बैठते हैं, उसका क्लर्क रहता है, पता करना पड़ेगा तुमको, उससे संपर्क करना पड़ेगा। तब एक दिन 1 घंटा या 10 मिनट 5 मिनट के लिए तुमको समय देंगे, वो भी किस समस्या पर, जब तुम्हारा समाज की कोई समस्या हो तभी तुमको देंगे। समझे, पर्सनली तो अब तुम्हारा ज्यादा अगर क्लोज है तब पर्सनली आपका रहेगा, समझे। इसलिए सोच हमेशा ऊंचा रखो बच्चे लोग, सिलेक्शन सबका होता है,
सोच ऊंचा रखेगी, समय लगेगा, धैर्य रखना होगा। 3 चीज तुम लोग को बताए हैं, डेडिकेशन, परजिवेरेंस और पेशेंस। 3 गुण अपने अंदर लाएगी, किसी भी फील्ड में जाएगी तो तुम्हारा सफलता निश्चित होगा। लास्ट वाला पेशेंस वाला तोड़ेगा तुमको, ऐसा लग देगा कि अब न तब तुम छोड़ेंगे, छोड़ देते हैं, लेकिन पेशेंस बनाए रखना, वही वो पल होता है जो तुमको सफलता के करीब आकर फिर पीछे धकेलने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी तुमको देने के लिए बहुत कुछ रखी है, टेस्ट तो लेगी कि उसके काबिल तुम लोग है या नहीं है। काबिल उसको साबित करके दिखा देगी, दिन रात पागलों की तरह मेहनत करेगी तो ऊपर वाले भी बोलता नहीं यार, बंदे में जान है, दे दो इसको, दे देगा वो। होता है, दिन रात अगर किसी के प्रति तुम्हारा समर्पण रहेगा, डेडिकेशन का मतलब क्या होगा, समर्पण रहेगा, दृढ़ता, परसिवरेंस का मतलब क्या, दृढ़ता रहेगा, और धैर्य भी रखी हुई है, तो एक दिन ऊपर वाला भी बोलेगा उठ करके, बंदे में दम है, पूछ इसकी रजा क्या है, दे 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 इसको, एक दिन तुमको वो मिल जाएगा। शर्त है, लगे रहना पड़ेगा तुम लोग को। अभी तुम लोग का समय है बाबू, गाइड कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा से पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ ध्यान भी दीजिए, सारा चीज काम कीजिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। जो अपना रूटीन है वो फॉलो कीजिए, आराम से पढ़िए और सिलेक्शन एक बार में निकल जाएगी। ठीक है, इतना टीचर लोग फाइट कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही फाइट कर रहे हैं, आंदोलन वगैरह। अभी रेलवे का तुम लोग को आता पता नहीं चल रहा था ग्रुप डी का कि होगा क्या नहीं होगा, पूरे अधिकारी लोग अपना पेतरा लगाए हुए थे, किसी तरह फंसा देते हैं, एज चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन टीचर लोग क्या किए, और हंगामा आंदोलन किए, क्यों नहीं होगा, बच्चों का इतना भविष्य का बात है, टीचर लोग मार भी खाएं, ये क्या है, तुम्हारे लिए है, टीचर लोगों को क्या जरूरी है यार उसमें मतलब कूदने का, टीचर लोग तो बन चुके हैं जो बनना है, अच्छा अच्छा खासा पॉपुलर टीचर लोग गए हैं। और यहाँ पर व्यवस्था सिस्टम थोड़ा सा अजीब है यहाँ का, पॉलिटिक्स को लेकर, तो थोड़ा सा बाबू मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, एक बार सेटलमेंट हो जाएगी जिंदगी, लाइफ चेंज हो जाएगा बाबू, समझो, मजाक नहीं है। जिंदगी एक बार आ जाएगा ना, पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा ना, माइंड सही तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। चलो अगला आ जाते हैं। वेतन तो तुम लोग सुन चुकी है ना, तो भाई ये पूरा ओवरऑल केक के बारे में बताएं, है ना, ये पूरी केक की पूरी खाका तुम लोग को रख दिए, नोट्स तुम लोग के सामने है, पढ़ेगी लिखेगी, ऑटोमेटिक यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एक बनेगा, याद रखना, सवाल बनेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 148 में, 148 बोलता है कि भारत में एक केक का पद होना चाहिए, समझ गई, समझे कि नहीं। चलो बाद बाकी तुम लोग नोट्स वगैरह बना लेना, और आज का क्लास यहीं तक रखो।